हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। डीबीजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है वो है इटली का एकीकरण। उसमें दूसरा और तीसरा चरण है। इससे पहले हमने पढ़ा पहला चरण, प्रथम स्टेप पढ़ा हमने, और प्रथम स्टेप में पढ़ा कि इटली को एक करने के लिए अनेक संगठन सामने आए, जिनमें आपका कॉर्बोनरी संगठन, यंग इटली संगठन, ये संगठन आए। उसके बाद में क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं इटली के एकीकरण में दूसरे और तीसरे चरण के बारे में, सेकंड और थर्ड चरण के बारे में देखते हैं कि क्या है, या फिर हम कहें कि मध्य इटली का विलय, मध्य इटली का विलय। तो इसमें हम देखें 1859 को युद्ध समाप्त हुआ, किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। और फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य संधि हुई ज्यूरिख की। कौन सी संधि हुई? ज्यूरिख की संधि हुई। इसके मध्य फ्रांस और ऑस्ट्रिया के मध्य। और उन्होंने क्या किया, इस संधि के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो परमा, बोलोग्ना, रोगना, मेडिना जो हैं, जो ये जो क्षेत्र हैं, ये स्वतंत्र राज्य रहेंगे। इन राज्यों पर किसी का अधिकार नहीं होगा, और ये जो इसके जो पुराने शासक है वो इस पर क्या करेंगे? राज करेंगे। लेकिन उन्होंने तो ये शर्तें रखी, आपस में समझौता किया, लेकिन हुआ इसके विपरीत। जो ये स्वतंत्र राज्यों की बात कर रहे थे, तो इन राज्यों के लोगों ने, युवाओं ने इसका विद्रोह शुरू कर दिया। मध्य इटली के राज्यों में विद्रोह शुरू हुआ। कौन कौन से राज्य? वही हैं जो ज्यूरिख संधि में थे, परमा, मेडिना, टस्कनी, बोलोग्ना और रोमाग्ना। ये 5 प्रमुख राज्य थे जिन्होंने क्या किया? विद्रोह शुरू किया। और उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र राज्य नहीं बनना चाहते, जो हमारे पहले वाले शासक हैं उनके साथ हम नहीं रहना चाहते। वो किसके साथ रहना चाहते हैं? हम इटली के साथ रहना चाहते हैं। और सीधी सी बात कहें तो वो किसका समर्थन करते हैं? विक्टर एमेन्यूल का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्हें उत्साह मिला, इन राज्यों को जो प्रोत्साहन मिला वो किससे मिला? इंग्लैंड की हस्तक्षेप की नीति से। जो इंग्लैंड था उस समय, वो क्या करता था, इन क्षेत्र में कभी भी उसने क्या नहीं किया? हस्तक्षेप नहीं किया। भाई आप जानो और आपका काम जाने, आप चाहे जैसे कर सकते हैं। इसलिए उनको क्या हुआ? प्रोत्साहन मिला। लेकिन जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया की संधि किसके साथ हुई थी? फ्रांस के साथ, है ना। तो ऑस्ट्रिया ज्यूरिख संधि के अनुसार स्वतंत्र राज्यों के शासकों को पुनः स्थापित करना चाहता था। स्वतंत्र राज्यों के शासकों को, मतलब जो ये परमा, मेडिना, टस्कनी, बोलोग्ना और रोमाग्ना थे, इन शासकों को वापस से क्या करना चाहता था? स्थापित करना चाहता था। मीन्स मध्य इटली का विलय नहीं करना चाहता था। इससे क्या हुआ? जब ये बात किसको पता चली? काबूर को पता चली। जब ये बात काबूर को पता चली तो काबूर ने क्या किया? एक बार फिर से कोशिश की फ्रांस को अपनी ओर करने की, और इस कोशिश में उसे पूरी तरह सफलता मिली। काबूर ने कहा फ्रांस से कि हम आपको क्या दे देंगे? निश और सेवाएं, निश और सेवाएं प्रदेश आपको दे दिए जाएंगे। इससे क्या हुआ? फ्रांस खुश हो गया और उसने इस क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं किया। मार्च 1860 में मध्य इटली में क्या हुआ? जनमत संग्रह करवाया गया। जनता की राय ली गई, और इस जनमत संग्रह में ये स्पष्ट हो गया कि ऑस्ट्रिया को क्या करना चाह रहे हैं? इटली से बाहर करना चाह रहे हैं। इटली से बाहर करना चाह रहे हैं। इसमें जो रिजल्ट सामने आया, मध्य इटली में जनमत संग्रह हुआ, उसमें जो रिजल्ट सामने आया वो रिजल्ट क्या था? सार्डिनिया और फ्रांस के पक्ष में आया। अब सार्डिनिया और फ्रांस के पक्ष में कैसे? इससे इटली का क्या ताल्लुक है? मतलब जो सार्डिनिया है वो तो क्या है? इटली में है। तो सार्डिनिया के साथ तो कौन रहना चाह रहा है? सार्डिनिया के साथ तो कौन रहना चाह रहा है? जो स्वतंत्र राज्य थे। कौन कौन से? परमा, मेडिना, टस्कनी, बोलोग्ना और रोमाग्ना। ये तो किसके साथ चले गए? सार्डिनिया के साथ चले गए। और जो निस और सेवाएं हैं, जैसा कि काबूर ने वादा किया था कि हम आपको दे देंगे, फ्रांस को दे देंगे, तो ये दोनों प्रदेश निश और सेवाएं किसके साथ चली गई? फ्रांस के साथ
चली गई। तो इस जर्मन संग्रह का परिणाम ये सामने आया और इस प्रकार से इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ किसका पक्ष लिया? इटली का पक्ष लिया। इटली का पक्ष क्यों लिया भाई? क्योंकि काबूल ने क्या किया था कि हम तुम्हें क्या दे देंगे, निश और सेवाएं प्रदेश दे देंगे, और फ्रांस को ऐसा दिया गया, इसलिए उन्होंने इसका साथ दिया। इस प्रकार ये था सेकंड चरण, और सेकंड चरण में जो मध्य इटली था उसका विलय हो गया। अब हम बात करें तीसरे चरण की। तीसरे चरण में हम बात करें, जैसे हमने पीछे पढ़ा था काबूल का योगदान, उसी प्रकार एक व्यक्ति विशेष था गैरिबाल्डी। कौन था? गैरिबाल्डी। उस गैरिबाल्डी का भी विशेष योगदान रहा इसमें। गैरिबाल्डी का योगदान रहा। उसकी जन्म की बात करें 1807 ईस्वी में हुआ, और कहाँ हुआ? निश में हुआ। जो निश कहाँ चला गया? फ्रांस में। फिर यहाँ उसके माता पिता ने उन्हें शिक्षा देना चाहा, लेकिन वो एक तरह से क्या चाहते थे, वो शिक्षा नहीं चाहते थे। बोले मैं ये एजुकेशन नहीं करना चाह रहा। उन्होंने 10वीं 12वीं की, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। 1833 में नौ सैनिक षड्यंत्र में भाग ले लिया। उन्होंने अपने आप को सिद्ध कर दिया कि मैं राजनीति में भाग लूंगा और देश की एकता को बनाए रखने कुछ भी कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, नौ सैनिक षड्यंत्र में भाग ले लिया। जब नौ सैनिक षड्यंत्र में भाग लिया तो अब उनके जो इरादे थे वो सबके सामने आ चुके थे कि जो गैरिबाल्डी है वो क्या चाहता है। 1854 में उन्होंने एक संगठन बनाया, लाल कुर्ती नामक संगठन। कौन सा संगठन? लाल कुर्ती नामक संगठन। ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता रहता है बार बार। लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कार्बोनरी संगठन और यंग इटली संगठन। उसी प्रकार इटली के लिए एक लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया, और इस संगठन में नौजवानों को ही शामिल किया गया। इन नौजवानों में मुख्य रूप से जो शामिल थे वो कौन थे? मैज़ेनी, जो यंग इटली से संबंध रखते हैं, फ्रांसिल क्रिस्टल और स्वयं गैरिबाल्डी, ये इसके सदस्य थे। इसके अलावा और भी सदस्य थे, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 इसमें शामिल थे। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती संगठन बनाकर अपने युवाओं के साथ सीधा प्रवेश कहां कर लिया? नेपल्स और सिसिली में प्रवेश कर लिया। नेपल्स और सिसिली में प्रवेश किया। नेपल्स और सिसिली क्या थे? एक स्वतंत्र राज्य थे और ये अधीन थे। तो इन पे प्रवेश किया और इन्होंने धीरे धीरे फिर अपनी वहां पकड़ मजबूत की, और फिर क्या हुआ? 5 मई 1860 को उन्होंने किस पर आक्रमण कर दिया? सिसिली पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण कर दिया भाई? सिसिली पर आक्रमण कर दिया। और सिसिली पर आक्रमण करने के बाद क्या हुआ? वो विजय हुए और स्वयं को वहां का क्या कर दिया? अधिनायक घोषित कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सिसिली पर किसका शासन हो गया? गैरिबाल्डी का शासक हो गया। फिर आगे क्या होता है? विक्टर एमेनुएल को इस बात का पता चलता है, तो विक्टर एमेनुएल स्वयं सेना के साथ कहां पहुंच जाता है? टोआनी नामक स्थान पर। कहां पहुंच जाता है? टियोनी नामक स्थान पर पहुंच जाता है। टियोनी नामक स्थान पर पहुंचने पर वह गैरिबाल्डी से मुलाकात करता है। गैरिबाल्डी से मुलाकात करने के बाद गैरिबाल्डी को लगता है कि वास्तव में मुझे अब जो सिसिली है वो किन्हें देना चाहिए? विक्टर एमेनुएल को दे देना चाहिए। और गैरिबाल्डी ने सिसिली पर किसका अधिकार स्वीकार कर लिया? विक्टर एमेनुएल का अधिकार स्वीकार कर लिया, या उसे शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। और इसके बाद में नेपल्स और सिसिली का विलय किसमें हो गया? इटली में हो गया। इस प्रकार दक्षिण राज्यों के विलय के साथ ही दक्षिण राज्य जो थे इटली के, वो सारे के सारे इसमें इटली में मिल गए। तो इसके साथ ही क्या हुआ? तीसरा चरण भी क्या हो गया? पूरा हो गया। तो डियर फ्रेंड, ये था इटली के एकीकरण का इस चरण सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया, ये सेकंड और थर्ड चरण, और अब नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे अंतिम चरण। मैं आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोज जो मैं बताता हूँ, जितनी मेरी कोशिश होती है उतना मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही जो फेसबुक पेज है
डीवीके एजुकेशन के नाम से ही, उसके भी आप लाइक और शेयर और फॉलो करते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपका मोटिवेट, आपका लाइक करना ही हमें क्या मिलता है, मोटिवेट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं और मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होने के बाद हम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।